नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इंडिया आजकल। देश भर में रेप केसेस के खिलाफ कानूनों के बेजा इस्तेमाल की चर्चा एक बार फिर छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया टिप्पणी जो की है, 15 साल लिव इन में रहने के बाद एक महिला, उस लिव इन से बच्चे भी हुए, एक बच्चा भी हुआ, उसके बाद एक महिला ने रेप का केस लगाया और हाईकोर्ट ने कह दिया, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कह दिया कि इसे रेप नहीं कहा जा सकेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि इसे रेप नहीं कहा जाएगा। ऐसे मामले कई बार सामने आते हैं। हाल का कवर्धा का केस है छत्तीसगढ़ का, जहां शादी की तैयारियां चल रही थी। दूल्हा अपनी शादी के कार्ड बांट रहा था और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया रेप केस में। 10 साल से रिलेशन में रहा वो एक लड़की के साथ, उस लड़की ने रेप का केस दर्ज करवा दिया। कांग्रेस का नेता है वो। अब इन सारे केसेस के बाद एक चर्चा बहुत ज़रूरी हो जाती है कि स्पष्ट होना चाहिए, लोगों को ये जानना चाहिए कि बेजा इस्तेमाल क्यों हो रहा है और कैसे इसे रोका जा सकता है। इन्हीं पहलुओं पर आज मैं चर्चा करूंगी छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक और अब मेरे संपादक सुनील कुमार जी से। सुनील जी, पृष्ठभूमि तो मैंने कुछ साफ की है। शुरुआत हालिया सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से ही कि 15 साल लिव इन में रहना, फिर एक बच्चा भी हो जाना और उसके बाद लिव इन ब्रेकडाउन पर रेप का केस, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में रेप नहीं माना जाएगा। आप कैसे जोड़ेंगे इसे कवर्धा से भी, या अभी जो कहा है सुप्रीम कोर्ट ने उससे? देखिए, देश में कानून जो है उसमें एक बड़ी विसंगति है। सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले कहते हैं कि कोई भी लड़की या महिला बलात्कार की शिकायत करे तो एफआईआर तो दर्ज होगी ही होगी। बलात्कार की एफआईआर जब दर्ज होती है तो गिरफ्तारी भी हो जाती है। इसके बाद जब मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट देखता है कि इसमें से अधिकतर मामले ऐसे रहते हैं, हर रेप का केस नहीं कह रहा, लिव इन के बाद का रेप का केस कह रहा हूँ, अधिकतर मामले ऐसे रहते हैं जिसमें साथ रहने तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है, 5 साल 10 साल 20 साल तक लोग साथ में रह लेते हैं। जब रिश्ते खराब होने लगते हैं किसी वजह से, जब ये लगने लगता है कि अब शादी नहीं हो पाएगी, जब ये लगने लगता है कि ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, मुझको इतनी ज़मीन मिलना चाहिए थी, नहीं मिल पा रही है, तो बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। देश के अनगिनत, वैसे तो गिन सकते हैं कुल हाई कोर्ट कितने हैं, लेकिन मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, अनगिनत हाई कोर्ट ने अनगिनत मामलों में बार बार ये जाहिर किया है कि लंबे लिव इन रिलेशनशिप में आपसी सहमति के आधार पे जो संबंध बनाए गए थे उनको बलात्कार करार देना आसान नहीं है, जायज़ नहीं है। लेकिन ऐसी रिपोर्ट दर्ज होती है क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि शिकायत पहुंचे किसी लड़की या महिला की, ललिता कुमारी का शायद एक केस था 2014 का, तो ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का कि बिना देर किए एफआईआर दर्ज करो। 5 साल 10 साल तक आप किसी के साथ रिश्ते में रहते हैं तो उतने में आपको सब पता लग जाता है कि वो शादीशुदा है कि नहीं। वो तलाक देने का झांसा देकर तो आपसे रिश्ता नहीं रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर ये रिश्ता किसी धोखे के आधार पे बनाया गया है, धोखा देकर बनाया गया है, कि कोई अपना धर्म कुछ और बतला दे, कोई अपनी वैवाहिक स्थिति कुछ और बता दे, वो ये कहे कि नहीं मेरे कोई बच्चे नहीं है, शादी है लेकिन तलाक का मामला चल रहा है, तो ऐसे मामले में तो धोखे की बात हो सकती है। लेकिन ये मध्य प्रदेश का जो मामला है, 15 साल ये महिला साथ में रही, 7 साल का बच्चा है, इसके बाद वो कह रही है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट की महिला जज जो हैं, जस्टिस नागरत्ना, बड़े खुले विचारों की भी हैं, वो प्रगतिशील हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये इसको रेप नहीं मान सकते हम इतने समय तक। अभी इसमें दिक्कत क्या हो रही है मैं बताता हूँ आपको। एफआईआर दर्ज करना जो है वो बंदिश है पुलिस के ऊपर कि एफआईआर दर्ज करना ही है। पुलिस एफआईआर के पहले इस बात के लिए अपने विवेक का उपयोग नहीं करेगी कि ये बलात्कार हुआ था कि आपसी सहमति का रिश्ता था। पुलिस
अकल का इस्तेमाल नहीं करेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि किसी लड़की या महिला के बलात्कार की शिकायत आने पर पुलिस अकल का इस्तेमाल नहीं करेगी, सीधा एफआईआर करेगी। और एफआईआर हो जाती है, गिरफ्तारी हो जाती है, तो लड़की का बदला लेना एक किस्म से निकलना शुरू हो जाता है। या तो जायज़ शिकायत है या नाजायज़ शिकायत है, तो बदला लेना, तो ऐसे दबाव तो ये डालना ऑटोमेटिक शुरू हो जाता कन्विक्शन है। अगर पुलिस को अकल का इस्तेमाल ही नहीं करना है तो ये ऑटोमेटिक कन्विक्शन नहीं, है। ऑटोमेटिक कन्विक्शन इसलिए नहीं है कि पुलिस को सजा देने का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। कन्विक्शन तो अदालत से होता है, ऑटो कन्विक्शन थाने में नहीं होता है। अभी थाने में ऐसा फांसी का फंदा लगा मतलब एफआईआर का मतलब ऑटो कन्विक्शन नहीं है। नहीं, ऑटो कन्विक्शन जैसी कोई चीज नहीं लोगों को होती ये है। लगता है ना एफआईआर बहुत बड़ी चीज लगती है। एफआईआर हो गई बड़ी मतलब चीज मुजरिम है। तो है। एफआईआर बड़ी चीज है, गिरफ्तारी बड़ी चीज है, जेल जाना बड़ी चीज है, जमानत के लिए अदालत में खड़े रहना बड़ी चीज है, सब कुछ बड़ा है। लेकिन ऑटो कन्विक्शन कोई चीज नहीं है यहाँ पर। कुछ लोग चाहते भी होंगे कि अदालत ऐसी रहना चाहिए जैसा पुलिस कमिश्नरी में होता है कि पुलिस ही गिरफ्तार करके लेके आई, पुलिस ने ही उसको कुछ एक धाराओं में जेल भेज दिया 10 दिन के लिए। इस किस्म का नहीं है इस मामले में। इसमें अदालत तक, कानूनी अदालत तक मामले जाते हैं। लेकिन एक विरोधाभास है इसमें, एक विसंगति है। अदालत ये कहती है कि ऐसे बहुत सारे रिश्ते जो हैं ये इसमें कानून का बेजा इस्तेमाल करके और बलात्कार की रिपोर्ट लिखा दी जाती है। लेकिन वही अदालत ये कहती है कि अगर शिकायत आए तो तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज करना है, एफआईआर दर्ज करना है। आपको ध्यान होगा दहेज का कानून इस देश में चलता था जिसमें एक महिला जाकर रिपोर्ट लिखा दे कि ससुराल के लोग उसको प्रताड़ित करते हैं दहेज को लेकर, तो ससुराल के जिन जिन लोगों का नाम लिखाती थी उन सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जाती थी। बूढ़े सास ससुर भी चले जाते थे और दादा ससुर और दादी सास हैं तो वो भी चले जाते थे, सब लोग जेल चले जाते थे। तो दहेज प्रताड़ना का कानून जो है उसमें फिर कई तरह के सेफ्टी मैकेनिज्म जोड़े गए। ऐसे ही लिव इन रिलेशनशिप वाले जो हैं कानून, इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म जोड़ने की ज़रूरत है। मैं अदालत कोई कंसेंट तो होना चाहिए या है ऐसा लिव इन को लेकर के, ताकि नहीं, बाद लिव इन में को लेकर खुद सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में जब बार बार ये पाता है कि ये झूठी शिकायत है, इसको बलात्कार नहीं माना जा सकता, जब बार बार पाते हैं, हाई कोर्ट इसको बार बार पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट बार बार पाते हैं, तो इसका मतलब है कानून को कुछ लचीला बनाने की ज़रूरत है कि लिव इन रिलेशनशिप का जिक्र करते हुए जब महिला शिकायत करती है बलात्कार की तो उसका दर्जा अलग रहना चाहिए दूसरे बलात्कार से, जिसमें कोई अजनबी, पड़ोसी, बिना लिव इन रिलेशनशिप वाले, बिना प्रेम संबंध वाले किसी अलग व्यक्ति ने बलात्कार किया, उससे लिव इन रिलेशनशिप में बलात्कार की जो शिकायत है उसमें फर्क करने की ज़रूरत है। मुझको लगता है कानून में एक थोड़े से मरम्मत करने की ज़रूरत है, इसका थोड़ा शेप चेंज करना पड़ेगा कानून का। लेकिन खतरा तो दोनों में ही है, आदमियों के ऊपर। अभी कवर्धा का केस देख लीजिए, शादी होने वाली थी हफ्ते भर बाद, आरोप तो लगा, और इधर लिव इन वाला, इन दोनों को कैसे आप कंपेयर करेंगे? एक तो गर्लफ्रेंड वाला मामला है, दूसरा लिव इन पार्टनर वाला। हिंदुस्तान के कानून में अगर दोनों ही बालिग हैं तो बलात्कार का आरोप केवल पुरुष के ऊपर लग सकता है, महिला के ऊपर नहीं लग सकता। ये कानून ही ऐसा बनाया गया है बलात्कार का। कोई पुरुष ये रिपोर्ट नहीं लिखा सकता, जो मेरी साधारण समझ बूझ है, पुरुष बलात्कार की रिपोर्ट नहीं लिखा सकता किसी महिला के खिलाफ। अभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक केस हुआ है जिसमें एक बालिग शिक्षिका ने एक नाबालिग छात्र से संबंध बनाए थे, उसमें उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है, वो एक अलग मामला है। लेकिन एक दूसरी चीज, मैं कॉमन सेंस की बात करता हूँ, जो प्राकृतिक न्याय की जो बात है वो ये कहती है कि किसी ने आपसे शादी का वायदा करके भी आपसे देह संबंध बनाया, मान लीजिए ऐसा है, सच भी है, उसने वायदा किया था शादी का, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए।
दिक्कत यह है कि दुनिया में कौन सा ऐसा वायदा है जो फौलादी रहता है, जो कभी बदल नहीं सकता। आज मैं किसी से कोई वायदा करता हूं कि हाँ ठीक है, आपको अगले महीने हम नियुक्त कर लेंगे इस अखबार में, और किसी वजह से मैं नहीं करता, तो क्या ये वायदा खिलाफी के खिलाफ कोई कानून बन सकता है ऐसा? अगर किसी ने शादी का वायदा किसी से किया है, लड़के ने लड़की से या लड़की ने लड़के से, और बाद में उनको लगा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इससे नहीं निभेगा, तो शादी के बाद रिश्ता तोड़ने से बेहतर है शादी के पहले ही रिश्ता बनने से रोक देना। लेकिन दो बालिग लोग अगर हैं तो उनके बीच के प्रेम संबंध, देह संबंध अगर आपसी सहमति से हैं, पहली ही बार देह संबंध अगर जबरदस्ती बना और लड़की जाके शिकायत करे तो हमको समझ में आता है। ये कवर्धा का जो मामला आपने बताया, 10 साल से थे, 10 साल से उनके बीच संबंध चले आ रहे थे, 10 साल से तुमको उसके वायदे पे भरोसा था। अब जब उसकी शादी हो रही, वो अपना कार्ड बांट रहा है, उस वक्त आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रही हैं। मैं नहीं कहता, हो सकता है हुआ होगा बलात्कार, लेकिन मुझको अटपटा लगता है ये। मुझको लगता है कि एक दूसरी बात मैं अब आपको बतलाता हूँ। भारतीय समाज में सच्चाई ये है, ज़मीनी हकीकत ये है कि बलात्कार की शिकार जो लड़की या महिला रहती है, या बलात्कार की शिकायत करता लड़की या महिला, उसको कई तरह की सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, सामाजिक अपमान झेलना पड़ता है। ऐसी नौबत न आए ये बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप शिकायत ना करें, लेकिन मेरा ये भी कहना है कि ऐसी नौबत अगर ना आए तो बेहतर है। नहीं, ऐसे में फिर कैसे मिसयूज और रियल केसेस कैसे आइडेंटिफाई होंगे? ये आइडेंटिफाई तो जांच से होते हैं, जांच है, बयान है, गवाह हैं, उससे पता चलता है कि ये रिश्ता सच में था, आपसी सहमति का था या जबरदस्ती का था, ये पता चलता है। लेकिन मैं जिस मुद्दे पर आ रहा हूँ वो ये है, शादी का वायदा करके देह संबंध बनाए और शादी नहीं की। मैं इस वायदे वाली चीज के खिलाफ हूं। किसी वायदे के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। वायदा तो ऐसा है कि जो पूरा हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। कई लोगों की सगाई हो जाती है और शादी नहीं हो पाती है, वो तो वायदा था ना। सगाई तो एक किस्म का वायदा रहता है, लेकिन नहीं हो पाता, टूट जाती है। कई सगाइयाँ, कई शादियाँ टूट जाती हैं। यानी 7 फेरे लिए हुए हैं, 7 वचन दिए हुए हैं, उसके बावजूद शादी टूट जाती है। तो वायदा तो पूरा रहता है, साथ निभाने का, 7 जन्म का, लेकिन टूट जाता है, नहीं निभता। रिश्तों को इतना पथरीला और इतना फौलादी मानकर चलना गलत है। उसने वायदा किया होगा किसी एक ने, भागीदार ने, दोनों में से, लेकिन बाद में लगा होगा कि नहीं निभेगा, तो शादी के बाद तलाक से बेहतर है कि शादी के पहले कह देना कि ये नहीं निभेगा। जो सुप्रीम कोर्ट तक और हाई कोर्ट, कह देने वाली, ये कह देने से ही तो दिक्कत हो रही है। कह दिया कि शादी करूंगा या शादी करूंगी, और फिर वहां पे बाद में ये रेप केसेस आते हैं। क्या कोई करार? क्योंकि कल जो YouTube वीडियो मैंने बनाया तृप्ति सोनी शो पर, उस पर आप मैत्री करार की बात आप ही ने मुझे बताई। ये मैत्री करार चलेगा क्या? गोवा में तो लीगल है, गोवा में लीगल है ये, लेकिन बाकी जगह पे चलेगा क्या? ये देखिए, ये गुजरात में एक मैत्री करार चलता था। हाँ। और मेरे 1-2 परिचित भी वहाँ पे ऐसे मैत्री करार में थे। वो लोग अलग अलग शादीशुदा हो सकते हैं, दोनों के अलग अलग जीवन साथी रहते थे। ऐसे 2 लोगों के बीच मैत्री करार होता था। वो आपस में स्टाम्प पेपर पे वकील के सामने दस्तखत करते थे कि इस डेट से इस डेट तक वो साथ में रहेंगे, उनके बच्चे नहीं होंगे, अगर होंगे तो दोनों में से कौन जिम्मेदार, सब शर्तें, नियम शर्तें सब तय हो जाती थी। और 1 तारीख से 1 तारीख तक जो भी तय करते थे, उतने साल उतने महीने के लिए ये मैत्री करार होता था। मुझको तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म, कल शायद आपने कहा भी है इसके बारे में, मुझको ये सेफ्टी मैकेनिज्म ज़रूरी लग रहा है। दुनिया के कई देशों में शादियों के पहले भी ऐसे करार होते हैं, वकील ड्राफ्ट करते हैं उसको कि ये शादी नहीं निभेगी, तलाक होगा तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, आपस में बंटवारा क्या होगा, लेन देन क्या होगा, गुजारा भत्ता क्या होगा, ये सब। अमेज़न कंपनी के मालिक का तलाक हुआ अभी,
तो उसकी भूतपूर्व पत्नी को उस तलाक के दौरान जो पैसा मिला वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सेटलमेंट माना जा रहा है तलाक का। तो एक अब वकील ये तय करने लगे हैं कि ऐसा होना चाहिए। मुझको ये तो प्रीनप, हाँ, जो प्रीनप होना हाँ, चाहिए। मुझको ये लगता है कि अब लिव इन रिलेशनशिप में भी इस तरह के एग्रीमेंट कानूनी होने चाहिए। गुजरात ने इसको गैर कानूनी करार दे दिया, मैत्री करार को। लेकिन मेरा मानना है पूरे देश में ऐसा एक इंतजाम होना चाहिए। लड़के लड़कियां शहरीकरण के साथ साथ में रहना बढ़ गया है उनका, अकेले रहते हैं, कई बार तो फ्लैट का भाड़ा कम करने के लिए भी साथ में रह लेते हैं। तो ऐसे एग्रीमेंट का एक प्रावधान होना चाहिए कि वो कब से कब तक साथ में रहेंगे और एक डेट तय हो जाए कि इस डेट से हम ये एग्रीमेंट तोड़ रहे हैं, इसके बाद हमारा कोई देह संबंध नहीं है, इसके बाद कुछ होगा तो उसको ज़बरदस्ती माना जाएगा। कितना समय लग रहा है अदालत का इन सब बातों में, कितना समय लग रहा है पुलिस का, और समाज पे क्या असर पड़ रहा है? समाज पे असर तो देखिए, समाज तो हमेशा से ऐसा था, ये कानून बने हैं इसके पहले से समाज ऐसा ही था। अब महिलाओं के अधिकार भारतीय कानून में बढ़े हैं, आज के समाज में बढ़े हैं महिलाओं के अधिकार, तो महिलाएं बाहर आकर रिपोर्ट लिखाने की हिम्मत कर रही हैं, लिखा रही हैं। पहले रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखाती थी ज़्यादा। तो महिलाओं के अधिकार तो बढ़े हुए हैं, इसलिए ऐसी रिपोर्ट ज़्यादा आ रही हैं, ऐसी रिपोर्ट बढ़ रही हैं। लेकिन कानून का ऐसा माहौल बनाना ठीक नहीं है कि 20वें साल में जाके आपको पता लगे कि आपके साथ रेप हुआ है। क्या अगर फॉल्स केसेस की बातें ज़्यादा सामने आने लगी तो क्या रियल केसेस की चर्चा फिर तो कम होती जाएगी ना? लोगों में एक धारणा बन जाएगी कि ये महिलाएं तो बेजा इस्तेमाल ही करती हैं। हाँ, ये दहेज प्रताड़ना के केस में भी यही हुआ। किसी लड़की से सचमुच ही प्रताड़ना चल रही है उसके ससुराल में, वो जब शिकायत करती है तो लोग कहते हैं यार आजकल फैशन हो गया है। ये चौथा मामला मैंने 1 महीने में सुन लिया है दहेज प्रताड़ना का, और कोर्ट से पिछले 5 साल में 10 मामले छूटते हुए मैंने देख लिए हैं दहेज प्रताड़ना के। तो जो सच्ची शिकायतें रहती है उसकी विश्वसनीयता भी कम हो जाती है इससे। तो मेरा 2 मानना है इसमें। एक मानना मेरा ये है कि बलात्कार की शिकायत करने का जो कानून है उसमें फेरबदल होना चाहिए कि अनायास अचानक कहीं पर बलपूर्वक सामूहिक रूप से मिलकर लोगों ने राह रोककर घर में घुसकर अगर बलात्कार किया है तो उसका दर्जा एक अलग होना चाहिए। अगर आप बरस दर बरस साथ में जीते आ रहे हैं और आप ऐसा लिखा रहे हैं तो मैं उसमें गिरफ्तारी को जायज़ तो नहीं इसमें मानता। तो पुलिस को अकल लगानी पड़ेगी। नहीं, आज पुलिस को अकल इस्तेमाल करने की छूट नहीं है इस कानून में। हाँ। उसको केवल FIR दर्ज करना है, तो और FIR दर्ज करनी है तो गिरफ्तारी भी करनी है। तो आज पुलिस को छूट नहीं है। आज पुलिस को विवेक का अधिकार इस्तेमाल करने की छूट नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि पुलिस पर भी कई बार गंभीर आरोप लगते हैं, असली विक्टिम जो है उसको भी न्याय नहीं मिल पाता कई बार, तो ये बड़ा पेचीदा है मुझे लगता है। अगर पुलिस को छूट मिल जाए तो क्या उसका बेजा इस्तेमाल होगा? अगर पुलिस को छूट नहीं मिल रही है तो क्या सही में न्याय हो रहा है? देखिए, मेरा ये मानना है कि पुलिस या जो भी जांच एजेंसी है उसको तांगे के घोड़े की तरह, अगर उसकी आंखों के इर्द गिर्द आप पर्दा ऐसा लगा देंगे जो तांगे की घोड़े की आंखों के दोनों तरफ लगता है कि केवल सामने का एक टनल्ड विजन उसको दिखे, सुरंग जैसा दिखे और कुछ न दिखे, तो वो ऐसे मामले में जायज़ नहीं है जहां 10 साल के, 15 साल के, 5 साल के रिश्ते के बाद बलात्कार की रिपोर्ट लिखाई गई है। मेरा ये मानना है बलात्कार के 2 अलग अलग क्लासिफिकेशन हिंदुस्तान में होने चाहिए। एक वो जो बलपूर्वक किया गया है, जो बल शब्द, बलात्कार शब्द में बल आता है जहाँ से, वो अलग मानना चाहिए, और देह शोषण का एक कानून अलग बनना चाहिए इससे परे। अगर ये नहीं होगा तो मैं बताता हूँ आपको, जो असली बलात्कारी हैं वो भी बदनाम होने से बच जाएंगे। फिर देह शोषण में भी तो कंसेंट गिनाएगा ना, लिव इन में भी तो कंसेंट है। देह शोषण का मतलब एक तरफा माना जाए फिर तो? नहीं, ये अनिवार्य गिरफ्तारी, अनिवार्य FIR, इससे इसको परे रखा जाए। अच्छा।
जांच की जाए, आप कितने साल से साथ में रह रहे थे, क्यों इतने साल से आपके देह संबंध बने हुए थे, ऐसा कौन सा वायदा था, तो आपने कोई करार क्यों नहीं किया। ये सब तो एफआईआर के पहले, ये एफआईआर के पहले ऐसे मामलों में जहां पर लिव इन के बाद बलात्कार की शिकायत आई है। देखिए, बलात्कार की शिकायत का अधिकार महिला को मिले, ये तो शादीशुदा जिंदगी के भीतर पत्नी को पति के खिलाफ भी ये अधिकार मिलना चाहिए, इस कानून की मांग बनी हुई है। मैरिटल रेप ये मांग बनी हुई है। तो मेरी बात थोड़ी सी अटपटी लग सकती है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मैरिटल रेप अलग हो सकता है, लिव इन रिलेशनशिप में रेप अलग हो सकता है, और जिसको सही अर्थों में हम बलात्कार कहते हैं, बलपूर्वक जो किया गया है, जो तीसरा हिस्सा मैं गिन रहा हूँ, ये तीनों को अलग अलग करने की ज़रूरत है। मैरिटल रेप पे तो कोई कानून अभी है नहीं, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को लेके कानून अभी थाने के स्तर पे अलग है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के स्तर पे उसी कानून की व्याख्या अलग है। एक कानून की व्याख्या अलग है, उस कानून का अमल उसका उल्टा है। ये एक विसंगति है। इस विसंगति को, इस वैधानिक विसंगति को दूर करने की जरूरत है। इस देश में लिव इन रिलेशनशिप में देह शोषण की शिकायत, वादा खिलाफी की शिकायत, इसका एक कानून अलग बनना चाहिए। यहाँ पर जो बलात्कार सही अर्थों में बलपूर्वक जो किया जाता है, उसका कानून अलग बनना चाहिए। और मैरिटल रेप पर एक मांग की जा रही है अभी कि शादीशुदा जोड़ों के बीच भी बलात्कार का कानून लागू होना चाहिए। ऐसे में तो चाकू, डकैती, लूट, हत्या, ये सब केस पीछे रह जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ नहीं आएगी, आप इसको इतना हल्के से मत लीजिए। एक महिला होके आप महिला के हक के लिए ये जो अलग अलग मांग है, इसको थोड़ा गंभीरता से लीजिए। ये चाकूबाजी, डकैती से अलग मामला है। हिंदुस्तान में बहुत सारे शादीशुदा जोड़ों मैं इसलिए कह रही हूँ कि समाज में और परिवार के बीच में जो चर्चा होती है, चूंकि हम भी उसी समाज का हिस्सा है और एक महिला होने के नाते मैं ये बात कह रही हूँ, हर किसी को अपने अधिकार के लिए बात करनी चाहिए, लेकिन छोटे 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 कंसेंट बहुत बारीकी से काम करना पड़ेगा इस पर। मैं इसलिए बाढ़ आ जाएगी कह रही हूँ कि हर एक महिला उस बात को, एक एक चीज को पॉइंट आउट करेगी। आपको एक बात को समझना होगा, समाज जब भी अधिक सभ्य होता है, लोकतंत्र और मानवाधिकारों का अधिक सम्मान होता है, तो आपको बारीक सावधानियां बरतनी ही पड़ती हैं। हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजी हमारी कॉपी पे हाथ बाद में रखता था, पहले हमारे कान को पकड़ता था, फिर कॉपी को पलटना चालू करता था, भले 10 में 10 दे, लेकिन तब तक तो कान को ऐंठते रहता था गुरुजी हमारा। अब नहीं हो सकता, अब आप स्कूल में करें तो गिरफ्तार हो जाते हैं टीचर वैसा करने से। तो ये सभ्यता के विकास का क्रम है, ये सभ्यता, लोकतंत्र, मानवाधिकार, महिला अधिकार, इस विकास का क्रम है। तो इसमें पहले के मुकाबले अधिक बारीकी बरतनी पड़ेगी सबको, कानून बनाते हुए भी, कानून अमल करते हुए भी, जांच एजेंसियों को भी। आप देखेंगे पहले 3rd डिग्री आम बात मानी जाती थी, थाने के बाहर रात भर आसपास चीखने की आवाजें आती थी, अब नहीं आती है। अब सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए अदालतों ने हर थाने में। तो सभ्यता का विकास यही होता है कि आप अधिक संवेदनशील होकर अधिक बारीक तरीके से सोचें। ठीक। तो ये बारीकी इस हद तक ले जाने की बात हो रही है कि शादीशुदा जोड़े के भीतर भी अगर पत्नी ने कह दिया कि मुझको सेक्स नहीं करना है और पति जबरदस्ती करे, तो उस पर रेप का मुकदमा चल सके। ये मांग की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है ये मामला। अब हम अंतिम चर्चा की ओर जाएं अगर, तो कानून से सारे मसले हल हो जाएं अगर, तो फिर बाकियों की समाज की जिम्मेदारी क्या? हम एक सामाजिक व्यवस्था में भी रहते हैं जहाँ पे संवेदनशीलता होनी चाहिए, जहाँ पे एक संतुलन होना चाहिए, जहाँ पर समझदारी की बात होनी चाहिए। क्या 90% केस वहीं पे ही हल किए जा सकते हैं फिर कानूनी पचड़ों में फंसने से पहले? नहीं, मेरा ये मानना है जो संगीन जुर्म रहते हैं, जो गंभीर जुर्म रहते हैं, इसको अगर आप समाज में निपटाने की कोशिश करेंगे। मैं तो ये लिव इन और जो मैरिटल रेप
और इसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात कर रही हूँ मैं, का- बलात्कार की बात नहीं कर रही। मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि इसमें हम देह शोषण या ज्यादती के पहलू पर बात कर रहे हैं। इसको जब आप समाज के नजरिए से निपटाना चाहेंगी तो वो कानून के खिलाफ चले जाएगा। समाज बड़ा दकियानूसी और पाखंडी रहता है। समाज हर किस्म के मुजरिम को प्रायश्चित करके, डांड भर के, जुर्माना लगा के, समाज को खाना खिला के, बकरा कटवा के सुलझाने के पक्ष में रहता है। समाज जो है उसको दूर रखने की जरूरत है। समाज परिवार के भीतर आपस में समझाने तक तो ठीक है। समाज लोकतांत्रिक नहीं रहते कहीं पर भी। समाज अलोकतांत्रिक रहते हैं, सामंती रहते हैं, दकियानूसी, पाखंडी, कट्टरपंथी रहते हैं, अंधविश्वासी रहते हैं। समाज कानून के खिलाफ काम करते हैं। समाज बहुत काम के नहीं है ऐसे गंभीर मामलों में। समाज वहाँ काम के, पति पत्नी में आपस में झगड़ा होता है तो जात बिरादरी के लोग, मोहल्ले के लोग बैठकर उनको कहें कि भाई इतना झगड़ा मत किया करो, बच्चों पे बुरा असर होता है। लेकिन जहाँ सेक्स के जुर्म की बात आती है तो वहाँ समाज की भूमिका कुछ नहीं बनती, वहाँ केवल अदालत की भूमिका बनती है। नहीं, ऐसे मामले आने से पहले एक सभ्यता तो विकसित की जा सकती है। सभ्यता यही विकसित की जा सकती है कि लिव इन रिलेशनशिप के साथ में एक कानूनी प्रावधान जोड़ने की जरूरत है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को खुद को एक कानूनी प्रावधान मान लिया है। ये मान लिया है कि लिव इन रिलेशनशिप जो है वो जायज है। बालिग लोगों के बीच ये एक रिश्ता हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप का, गैर कानूनी कुछ नहीं है। होटल कमरे देने को मना नहीं करेंगे, वो किराए का मकान लेके रह सकते हैं, माँ बाप अलग नहीं कर सकते। ये कानून प्रोटेक्शन देता है, समाज प्रोटेक्शन नहीं देता है। समाज तो क्या करेगा, माँ बाप आएंगे मार मार के अपनी लड़की को अपने घर ले जाएंगे। समाज इंसाफ नहीं कर सकता ऐसे मामलों में, तो हमको जाना कानून के ही शरण में पड़ेगा। और कानून बड़ा साफ कर रहा है बार बार इस बात को कि लंबे लिव इन रिलेशनशिप के बाद में बलात्कार के आरोप जो हैं इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को ऐसे मामलों की समझ थोड़ी और गहरी हुई होगी उनकी। तो फिर किसी मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूंगी सुनील जी। तो अभी जो चर्चा आपने सुनी है इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि लिव इन के लिए जो कानून है वो अलग होना चाहिए, बाकी मामलों के लिए अलग होना चाहिए। जो रेप केस के खिलाफ कानून बने हुए हैं, तब एक स्पष्ट उदाहरण सामने आएंगे कि ये बेजा इस्तेमाल रुके या बेजा इस्तेमाल ना हो। आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इस चर्चा को सुनिए और सुन के कमेंट में लिखिए कि आपको कौन सी बात सही लग रही है, कौन सी बात से आप सहमत हैं। फिर मिलते हैं अगले किसी चर्चा में। नमस्कार।